तो हम लोग लास्ट क्लास में सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे थे। मैंने उसको शुरुआत की थी इस एग्जांपल से, जिसमें मैंने बोला था कि मान लो ये मैंने कहा था कि मान लो ये एक्स है। अगर इस एक्स को थ्रो करेंगे तो एक्स कुछ इस तरीके से बिहेव करेगा, ऐसे घूम तो जाएगा, हाँ या ना। यस। अब अगर आप इसके मतलब हैंडल के टेल को देखोगे, एकदम एंड पॉइंट को देखोगे, फिर से देख लो एक बार, तो उसका मोशन देखिए, क्या ये प्रोजेक्टाइल मोशन है? नहीं, है ना। ये प्रोजेक्टाइल मोशन तो बिल्कुल नहीं, राइट। यस। तो और हमने पढ़ा था कि अगर फोर्स लगेगा mg, अगर इसका मास m है, तो मतलब कि हो जाएगा एक्सेलरेशन इसका g, और एक्सेलरेशन इसका g होगा तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन करना चाहिए। बट द थिंग इज, मैंने बताया था कि देखो हर एक पॉइंट प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो नहीं करेगा। जब हम फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन वेक्टर यूज करते हैं, तो इसमें एक्सेलरेशन वेक्टर क्या है? इसी एक ही बॉडी के अलग अलग पॉइंट्स का अलग अलग एक्सेलरेशन हो सकता है, राइट। हो सकता है कि नहीं हो सकता? यस सर। एक ही बॉडी के अलग अलग पॉइंट्स का अलग अलग एक्सेलरेशन हो सकता है। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ विच पॉइंट? तो ये एक्सेलरेशन है आपके एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओके बेटा, समझ में आई यस। बात? तो सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे आप अपनी बॉडी का सारा मास कंसंट्रेटेड अज्यूम कर सकते हो फॉर एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ओके बेटा। यस सर। और ये हम कैसे निकालते हैं? तो सर सिंपल सा फॉर्मूला था आर सी एम। ध्यान दीजिएगा, सेंटर ऑफ मास एक पोजीशन है, सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट है, उसकी पोजीशन निकाल रहे हैं हम लोग सिर्फ। उसके पास और कुछ भी नहीं है, सिर्फ पोजीशन ही है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ है, दैट्स इट। मास का सेंटर कहाँ है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास का सिंपल सा फॉर्मूला क्या था? समेशन एम आई आर आई वेक्टर अपॉन समेशन एम आई, मतलब एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू प्लस एम थ्री आर थ्री प्लस एम फोर आर फोर वेक्टर सारा अपॉन टोटल मास। ओके। इससे हम लोगों ने एक चीज और निकाली थी, क्या? एक्स सी एम कितना था? सॉरी, एक्स सी एम वेक्टर नहीं होगा ना, एक्स सी एम तो सिर्फ वैल्यू होगी ना एक्स की, सेंटर मास की पोजीशन की एक्स वैल्यू का एक्स कंपोनेंट। ये कितना होगा? समेशन एम आई एक्स आई अपॉन समेशन एम आई एंड सो ऑन। इसी तरीके से आप वाई सी एम और जेड सी एम भी निकाल सकते हो, राइट। यस सर। और इसके अलावा और क्या पढ़ा था? सिमेट्रिक बॉडीज पढ़ी थी। सिमेट्रिक बॉडीज के लिए क्या था? सेंटर ऑफ मास कहाँ पे था? सिमेट्रिक बॉडीज का मतलब सिर्फ शेप सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, मास का डिस्ट्रीब्यूशन भी सिमेट्रिक होना चाहिए। तो सिमेट्रिक बॉडीज के लिए सेंटर ऑफ मास इज फाउंड कहाँ पर? सर लाइज एट द Center सेंटर। of the cemetery. एट सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अपन ने स्फेयर का केस देखा था, सर्कल का केस देखा था, हम लोगों ने सेमी सर्कुलर रिंग और सेमी सर्कुलर डिस्क का भी केस देखा था, राइट, है ना। यस। तो इसके लिए क्या बोल पाए थे हम लोग कि देखो यार, इसमें कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नाम की कोई चीज़ तो एग्जिस्ट कर नहीं रही है, लेकिन हाँ, इसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री जरूर है, राइट। यस। ये लाइन ऑफ सिमेट्री जरूर है जिसके इधर उधर सब जगह एक ही जैसी मास डिस्ट्रीब्यूशन है। तो सेंटर ऑफ मास जो है इस लाइन पे लाई करेगा, इस केस में इस लाइन पे लाई करेगा, ठीक है। इस केस में सेंटर ऑफ मास लाई करेगा यहाँ पर, इस केस में सेंटर ऑफ मास लाई करेगा यहाँ पर कहीं पर। ये कितना दूर है यहाँ से वो अलग बात है, वो कैलकुलेटर के निकालना पड़ेगा, बट जब भी लाई करेगा इसी लाइन पे लाई करेगा, ओके। यस सर। और हम लोगों ने फिर एक चीज और देखी थी, टू मास सिस्टम, टू पॉइंट मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास देखा था, राइट। यस सर। इसमें हम लोगों ने क्या देखा था? अपने पास ये एक मास है m1, ये एक मास है m2, दोनों के बीच में डिस्टेंस है r। तो हमने कहा था ये जो m1, सॉरी, जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ कहीं पर लाई करेगा, ठीक है। ये सेंटर ऑफ मास है। हमने ये डिस्टेंस m1 से निकाला था r1। r1 कितना आया था? तो सर r1 आया था m2r अपॉन m1 प्लस m2, है ना। यस सर। और अगर मैं यहाँ से r2 निकालूं m2 से डिस्टेंस, तो r2 कितना आ जाएगा? सर r2 आ जाएगा r माइनस r1, दैट विल बी m1r अपॉन m1 प्लस m2। बड़ी इजीली निकल सकता है अगर मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट मान लूँ, ऑरिजिन मान लूँ, तो क्या हो जाएगा? इसके वजह से तो m1 r1 जीरो,
m2 इंटू आर अपॉन टोटल मास। सिंपल है कि नहीं फॉर्मूला, Yes, sir. है ना। तो Yes, ये sir. सब कुछ हम लोग लास्ट क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट। इतना ही किया था ना, कुछ और भी किया था? नहीं सर, इतना ही किया। ओके। जिसने लास्ट क्लास मतलब कल जो नहीं था वो फटाफट चाहे तो जितना मैंने लिखा है उतना भी कॉपी कर लेगा, तो कम से कम उसे कुछ समझ में आ जाएगा। नहीं तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा कल वाला। सर कल भी तो इलेक्ट्रिसिटी का ही प्रॉब्लम। हाँ वही तो। नहीं, आज इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम नहीं था, आज प्रॉब्लम था आपका इंटरनेट का। अभी उसने बोला कि 15 मिनट में आ जाएगा, छोटी सी प्रॉब्लम है, सॉल्व करने में 45 मिनट लगा दिए या शायद 50 मिनट लगा दिए, जो भी है। सो यहाँ तक सबको समझ में आ गया? 5:30 पौने 6 से ही क्लास हो रहा है ना, क्या? उसके बाद तक ट्यूशन है। ठीक है, वो देखते हैं ना क्लास कब तक चलती है। अच्छा सर ठीक है, सर, चलो 6:15 तक भी चलेगा तो ठीक है। ठीक है बेटा, 15 मिनट लेट होगा तो भी ठीक है। ठीक है बेटा। ओके, सो आगे बढ़ रहा हूँ। एक एग्जाम्पल है, 7 equal masses, equal point masses are kept at the 7 vertices of a cube of side length A. Okay. Find the center of mass of the system. समझ में आया क्वेश्चन? यस। अब इस इन क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है कि यार हमें पहले से कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया नहीं गया है ना। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले तो एक क्यूब ड्रॉ कर लेते हैं। सिर्फ रिकॉर्डिंग ऑन किया है? मेरे ख्याल से ऑन कर चुका हूँ, नहीं क्यों तो अभी ऑन कर देता हूँ। ऑन है, मैंने एक क्यूब बना लिया। ठीक है, बोला है कि इस क्यूब के 7 वर्टिसेस पे मास रखा हुआ है, इक्वल मास। कितना मास रखा नहीं बताया गया, कोई बात नहीं, हम लोग सारा मास स्मॉल एम मान लेते हैं। अब देखो, मेरे को अगर इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है तो मेरे को कोई ना कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम तो चाहिए होगा। ओके, अब कोऑर्डिनेट सिस्टम क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, मुझे खुद मानना पड़ेगा। तो मेरे को एक अच्छी चॉइस लग रही है कि जहां पर मास नहीं है ना उसको ओरिजिन मान लो और इस पॉइंट से डिस्टेंस बता दो, क्योंकि ये एक स्पेशल पॉइंट है, राइट। टोटल तो 8 वर्टिसेस होते हैं, 7 वर्टिसेस पे मास रखा हुआ है, राइट। यस। सो एक ऑप्शन ये लग रहा है, दूसरा ऑप्शन लग रहा है कि क्यूब के सेंटर पे एक्स वाई जेड ले लो। आप कहीं पे भी ले सकते हो, क्योंकि आंसर रिपोर्ट करने का तरीका तो आपका अलग ही होने वाला है। तो ये मैंने एक्स एक्सिस बोला, इसको वाई एक्सिस बोला, इसको जेड एक्सिस बोला। ये मेरा थोड़ा नीट डायग्राम बन रहा है। अगर मैं सेंटर पे लेता तो मेरे को थोड़ी सी, मेरा डायग्राम थोड़ा सा ज़्यादा एक्स वाई जेड बनाने में मेरे को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती, इसलिए मैंने यही कर लिया, ठीक है। प्लस इस डायग्राम में मैं कोऑर्डिनेट्स पे आसानी से लिख पाऊंगा। इसके कोऑर्डिनेट क्या है, इन सब जगहों पर अगर देखा जाए तो इन सब जगहों पर एक्स की वैल्यू ए है, तो यहाँ पर सब जगह मैं ए तो लिख दे रहा हूँ, बाकी वाई जेड बाद में लिखेंगे, है ना। यस सर। और इन सब जगहों पर x की वैल्यू 0 है, राइट। यहां पर अच्छा y की वैल्यू इन सब जगहों पर a है, तो a कॉमा a, a कॉमा a, एक 0 कॉमा a, 0 कॉमा a कॉमा, है ना। और इन सब जगहों पे y की वैल्यू कितनी है, 0 है, राइट। ये एक अच्छा तरीका है ना सोचने का। कोऑर्डिनेट एक बार बोल दीजिए कैसे किया, क्या? ये कोऑर्डिनेट पॉइंट कैसे आप लिखे हुए एक बार बता दीजिए। बेटा ये क्यूब है ना, हाँ क्यूब सर। में ये देखिए जरा, ये चारों के चारों पॉइंट्स कैसे हैं, ये वाईजेड प्लेन के पैरेलल प्लेन पे है ना। हाँ सर। ये डिस्टेंस a है, ये भी a है, राइट। ये पॉइंट एक्स वाई हाँ प्लेन में सर। है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, a कॉमा a और z 0।
आप डायरेक्टली लिख लो अगर इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा तो। अच्छा सर, हाँ समझ गया, ठीक है। इसका क्या होगा, a कॉमा जीरो कॉमा जीरो, इसका हो जाएगा a कॉमा जीरो कॉमा a, इसका हो जाएगा जीरो कॉमा जीरो कॉमा a, a जीरो, हो गया सबके पॉइंट्स, है ना, कोई दिक्कत? हालांकि इतना करने की जरूरत नहीं, बट मैंने कर दिया, ठीक है। अब देखो, अब मैं लिखता हूं एक्स सी एम, सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट, तो देखो क्या हो जाएगा, एम ए प्लस एम ए प्लस एम ए प्लस एम ए प्लस एम जीरो प्लस एम जीरो प्लस एम जीरो, है ना, कितनी बार में आया, 4a में आया, बाकी बार तो जीरो आ गया, Yes. अपॉन टोटल मास कितना 7m, दैट इज 4a/7। अगर YCM निकालने जाऊंगा तो ये कितना आएगा, इन चारों जगहों पे y की वैल्यू a है, इन तीनों जगहों पे 0 है, तो इसका भी क्या आ जाएगा, ma प्लस ma प्लस ma प्लस ma 4 बार, तो 4ma अपॉन टोटल मास 7m, दैट इज इक्वल टू 4a/7। और सिमिलरली अगर आप ZCM निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 4a/7। कोई दिक्कत? सो मैं अब यहाँ पर सेंटर मास का अगर कोऑर्डिनेट लिखने की कोशिश करूँ, देखो कोऑर्डिनेट तो सीधे आगे आप बोल सकते हो सर 4a/7 कॉमा 4a/7 कॉमा 4a/7, राइट। पर Yes, देखो sir. बात ये है कि ये तो आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम में, क्वेश्चन में तो दिया नहीं गया था कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो आपको इसका इंटरप्रिटेशन भी बताना होता है। देयरफॉर सेंटर ऑफ मास इज कहां पर, एट अ डिस्टेंस ऑफ, इसका डिस्टेंस, ये यहां से टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो दैट इज 4√3a/7 फ्रॉम empty vertex towards the center of cube। हालांकि सेंटर ऑफ क्यूब की ओर आगे आएगा, मतलब इस मास की तरफ आएगा, या सेंटर ऑफ क्यूब की जगह आप ये लिख सकते हो टुवर्ड्स अपोजिट कॉर्नर। ये क्या हो गया, एकदम ऑब्जेक्टिवली आपने डिफाइन कर दिया। ध्यान दीजिएगा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास अगर इस पॉइंट पे लाई कर रहा है, लेट्स से ये कोई पॉइंट है P, इस पॉइंट P पे सेंटर ऑफ मास आपने कैलकुलेट करके निकाल लिया। अब अगर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज भी कर दोगे ना, तो सेंटर ऑफ मास पॉइंट P पे ही रहेगा। हाँ, उसके कोऑर्डिनेट चेंज होते जाएंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज होगा तो ऑब्वियसली पोजीशन चेंज होगी कि नहीं होगी, Yes, sir. पोजीशन चेंज नहीं होगी, मेजर पोजीशन चेंज होगी, राइट। सो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन चेंज नहीं होगी, सेंटर ऑफ मास की लोकेशन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिपेंड नहीं करती, या सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता, पर उसके कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिपेंड करेंगे। ओके, तो ये बात हम लोग नोट डाल के अगले पेज पे लिख भी लेंगे। क्या लिखेंगे, पहले कॉपी कर लो इसको। कॉपी हो गया? Yes, sir. समथिंग। सर डिस्टेंस ऑफ के बाद क्या है? डिस्टेंस ऑफ 4√3 इसको ये डिस्टेंस निकाल लो, कितना है 4a√3, 4√3a/7, ठीक है।
हो गया? यस सर। तो एक बात नोट करेंगे, क्या नोट करेंगे कि देखो भैया, सेंटर ऑफ मास डज नॉट डिपेंड ऑन coordinate system, but its coordinates do. Okay, ठीक है ना बेटा? होगा ही नहीं तो बहुत ऑब्वियस चीज है ना। Yes, sir. चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अब अगला टॉपिक है फाइंडिंग सेंटर ऑफ मास ऑफ लार्जर systems from smaller systems। देखो सेंटर ऑफ मास का आप इस चैप्टर में बहुत सारे यूजेस देखने वाले हो, ये उनमें से सबसे पहला है। दिस इज द फर्स्ट यूज ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, पहला यूज सेंटर ऑफ मास का क्या है? बड़े सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? ये क्या कहता है कि लेट से मेरे पास ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और लेट से ये वाला जेड एक्सिस है। ओके, नाउ मेरे पास एक कलेक्शन ऑफ पार्टिकल है यहां पर, खूब सारे पार्टिकल्स हैं। ओके, और दूसरा कलेक्शन ऑफ पार्टिकल लेट से यहां पर है। मैंने सिर्फ दोनों को आपको, मैं दोनों कलेक्शन को आपको अलग अलग दिखा सकता हूँ, इसलिए मैंने सेपरेटेड रखा है। और ये दोनों मतलब ऐसा भी हो सकता है कि एक पिंक पार्टिकल यहाँ रखा हुआ है और एक येलो पार्टिकल यहाँ रखा हुआ है, या चार येलो पार्टिकल यहाँ रखे हैं और तीन पिंक पार्टिकल यहाँ रखे हैं, ऐसा हो सकता है। ठीक है बेटा, बट मैंने पिंक पार्टिकल्स का एक कलेक्शन लिया और येलो पार्टिकल्स का एक कलेक्शन लिया। मुझे पता चला ये जो येलो पार्टिकल्स हैं इनका टोटल मास, ये जो कलेक्शन है इसका टोटल मास m1 है, और इस कलेक्शन का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहां पर आ रहा है। ठीक है, कहां पर आ रहा है? तो सर इस कलेक्शन के सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन हमारे गिवन कोऑर्डिनेट सिस्टम में है वो है r1 वेक्टर। सिमिलरली ये जो पिंक पार्टिकल्स का जो कलेक्शन है, इस कलेक्शन का सेंटर ऑफ मास यहां है लेट से, और इसकी पोजीशन वेक्टर है r2 वेक्टर। इस सारे के सारे पिंक पार्टिकल्स का टोटल मास लेट से m2 है। तो अगर मेरे को पिंक प्लस येलो पार्टिकल्स के कलेक्शन का सेंटर ऑफ मास चाहिए तो कैसे निकलेगा? तो सर सीधी सी बात है, सेंटर ऑफ मास वो पोजीशन है जहां पे हम सारे के सारे मास को कंसंट्रेटेड मान सकते हैं, राइट? Yes, sir. तो हम लोग सेंटर ऑफ मास के पहले यूज में क्या करने वाले हैं, ये सारे के सारे जो पिंक येलो पार्टिकल्स हैं इनको हम इसके सेंटर ऑफ मास पे, और सारे के सारे पिंक पार्टिकल्स को इसके सेंटर ऑफ मास पे सिचुएशन मान लेंगे और उसके हिसाब से सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे, और ये काम करता है। ठीक है, क्या है देखिए, हम बोलेंगे कि जो आपका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगा, अच्छा इसको मैं ये वाइट कलर से दिखाता हूँ, तो आपका जो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगा ओवरऑल कलेक्शन का, वो निकलेगा कैसे? सिंपली सर उसके लिए आप m1 क्या बोलते हैं r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 कर सकते हैं। ठीक है,
Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. मतलब आप एक m1 मास को यहाँ रखा हो मान लीजिए, एक m2 मास को यहाँ रखा हो मान लीजिए, और सीधे सीधे नॉर्मल फॉर्मूला लगा दीजिए, आपको सेंटर ऑफ मास की पोजीशन मिल जाएगी। कोई दिक्कत है तो बता दो। हम्म। No, sir. तो एक एग्जांपल कर लेते हैं, कॉपी तो कर लिया होगा आप लोगों ने। ये सर एक मिनट। ठीक है। हो गया? देखिए, एग्जाम्पल सिंपल सा है कि मेरे पास एक क्यूबिकल बॉक्स है, या क्यूबिकल बॉक्स छोड़ो, ये स्क्वायर लैमिना है, और ये एक डिस्क है। दोनों कांटेक्ट में है। डिस्क का रेडियस r है, ठीक है, इसकी साइड लेंथ 2r है। मुझे इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है। गिवन बोथ हैव इक्वल सरफेस मास डेंसिटी। तो आप बोलोगे सर ये क्या होता है? तो देखो भैया, सीधी सी बात है, जैसा कि नाम सुनने में लग रहा है, आप लोग डेंसिटी जानते होगे। डेंसिटी क्या होता है? Sir, mass by volume. मास बाय वॉल्यूम। मैं यहां पर दो चीजें और डिफाइन कर रहा हूं। लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी का मतलब क्या हो गया? कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए एक वन डायमेंशन का है, एक रॉड मान लेते हैं, तो उसमें हम लोग डिफाइन करते हैं लैम्डा इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ। ये हम ऑलरेडी यूज भी कर चुके ना Yes, sir. मैसिव रोप के केस में, क्वेश्चन सॉल्व करने के Yes. लिए, है ना। और एक है सरफेस मास डेंसिटी, या फिर सुपरफिशियल मास डेंसिटी, या फिर मास पर यूनिट एरिया, ठीक है। ये कितना है? इसको हम लोग जनरली सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा कितना होगा? मास पर यूनिट एरिया। तो दोनों का मास पर यूनिट एरिया सेम है, ये आपको बताया, मतलब दोनों सेम शीट से बने हुए हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? No, sir. तो देखो, ये तो नॉर्मल छोटी छोटी मगर मोटी बातें हो गई। अब हम लोग शुरू करते हैं क्या, सरफेस मास डेंसिटी में। हाँ, हम लोग बोलते हैं लेट से आपका जो मास पर यूनिट एरिया है वो लेट से सिग्मा है, ओके। तो इसका मास अगर मैं m1 बोलता हूँ, तो दिस विल मीन दैट m1 इज इक्वल टू 4r स्क्वायर इंटू सिग्मा। और इसका मास अगर मैं m2 बोलता हूँ, तो m2 कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर सिग्मा। कोई दिक्कत? ये दोनों में आगे काम आने वाले हैं, इसलिए बस मैंने यहाँ निकाल के रख लिया, ठीक है बेटा। Okay, sir. अब मेरे को सेंटर ऑफ मास अगर निकालना है तो मुझे बेसिकली इसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए। अब कोऑर्डिनेट्स मैं कैसे सिलेक्ट करूँ? कोऑर्डिनेट सिलेक्ट करने के लिए मुझे कोऑर्डिनेट सिस्टम डिसाइड करना पड़ेगा। अब देखो, कई लोग बोलते हैं सर कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा ले लो, इधर एक्स एक्सिस इधर वाई एक्सिस। ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? Yes, sir. मैं बोलता हूँ हाँ ठीक है, इसमें कोई खराबी नहीं है, पर मैं ऐसा करने की जगह मैं ये वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना ज़्यादा पसंद करूँगा। पूछो क्यों? तो सेंटर इसमें पे पास हो ज़्यादा रहे कॉम्पोनेंट नहीं कहीं पर. सेंटर पे पास हो रहे थे उसमें। हाँ, तो क्योंकि ऐसा करने से मुझे वाई डायरेक्शन का सेंटर मास निकालने की जरूरत नहीं बचे पड़ेगी, राइट। Yes. सो क्या करें इसका सेंटर मास निकालने के लिए? हम बोलेंगे ओके, ZCM तो जीरो है ही है,
मेरा Yes. YCM भी 0 हो गया जैसे ही मैंने ये वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, राइट। सिर्फ क्या निकालना है, XCM। XCM कितना हो जाएगा, M1 इंटू ये डिस्टेंस कितना है, R है, प्लस M2 इंटू ये डिस्टेंस कितना है बताइए तो, 2R प्लस R, 3R यस सर। Yes, sir. अपॉन M1 प्लस M2, राइट, है ना। सो ऑल वी नीड टू डू इज सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज हियर एंड हियर, राइट। समझ में आ गई बात, Yes, sir. ठीक है, फिर कॉपी कर लो, अब इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं क्लास में। समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट। Yes, sir. सर ये बोलिए मार्क्स में जो 4r² है वो समझ नहीं आ रहा। क्या, सर M1 इक्वल टू 4r² वो जो लिखे है ना, एरिया इंटू मास पर यूनिट एरिया, इसका एरिया कितना होगा स्क्वायर का, 2R इंटू 2R, 4R स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। हाँ सर वो सिंबल क्या है? सिग्मा यहाँ दिखाया दिखाया था ना बेटा, सिग्मा मास पर यूनिट एरिया है, मास पर यूनिट एरिया, ठीक है। Sir, superficial और surface दोनों एक ही है? हम्म, Sir, हो गया। ये सर लिखिए। सर ये लीनियर मास डेंसिटी क्या होता है? क्या, लीनियर मास डेंसिटी? लीनियर मास डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट लेंथ, मास को लेंथ से डिवाइड कर दोगे तो नहीं लीनियर सर मास। मैं पूछ रहा, अच्छा अच्छा ठीक है। मान लीजिए कोई रॉड के बारे में बात कर रहे हो, कोई किसी रस्सी के बारे में बात कर रहे हो, तो उसमें तो सिर्फ लेंथ ही होगा ना। हाँ सर। कॉपी हो गया। yes, sir. आगे बढ़े, सर Yes. हाँ बेटा बोलिए। सर ये चीज़ थोड़ा शॉर्ट में बोल देंगे सर, अभी ज्वाइन किया। बेटा कुछ नहीं करना है, सर इस स्क्वायर का पूरा मास उसके सेंटर में मान लिया, इस डिस्क का पूरा मास उसके सेंटर में मान लिया, और उसका यूज करते हुए सेंटर मास का फॉर्मूला लगा दिया, बस। ठीक है, मतलब हर एक ऑब्जेक्ट का सेंटर का पूरा मास उसका सेंटर ऑफ मास में मान के आप बड़े सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, ओके सर। बाकी अगले एग्जांपल में ये कॉन्सेप्ट फिर से यूज होगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे। लीनियर मास डेंसिटी? वो तो बस बताया था कि क्योंकि क्वेश्चन में बोथ हैव इक्वल सरफेस मास डेंसिटी, तो बताया जा रहा था कि सरफेस मास डेंसिटी होती है, लीनियर मास डेंसिटी होती है, और डेंसिटी जो इसको आप बोलते हो वो तो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। मास को लेंथ से डिवाइड कर दोगे, मान लीजिए कोई रॉड है जिसमें सिर्फ लेंथ ही डायमेंशन है, ठीक है, तो हमें मान लो कई बार जरूरत पड़ती है इसके एक लेंथ की मास का मास कितना होगा, तो हम बोलते हैं यार इसका मास पर यूनिट लेंथ m/l को लैम्डा बोल दो, और बोल दो इसका मास जो पड़ेगा वो m1 इज इक्वल टू लैम्डा x पड़ जाएगा, है ना। यस सर। तो इसलिए हम लोगों के लिए ये डिफाइन करना कन्वीनियंट रहता है, बार बार यूज करेंगे। मैंने इसी क्वेश्चन में बता दिया कि भैया लीनियर मास डेंसिटी क्या होती है, सुपरफिशियल मास डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है, और कुछ नहीं। ठीक है, ओके सर। चलो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है आपको। ये एक के ऊपर एक आपके रेक्टेंगुलर स्लैब्स रखे हुए हैं, हर एक स्लैब की लेंथ आपको दे रखी है L, हर एक स्लैब की हाइट आपको दे रखी है H,
इसके अलावा आपको ये वाला डिस्टेंस दे रखा है ए, ये वाला डिस्टेंस भी आपको दे रखा है ए, ये भी ए है, ये भी ए है। ओके बेटा, सेंटर ऑफ मास कहाँ है बताओ, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है बेटा। यस सर। हुआ? सर कर दो। सर सब रॉड्स का मास है ना? हाँ, सब आइडेंटिकल है। ये प्लैंक्स है बेटा, रॉड्स नहीं, प्लैंक्स है। नहीं हुआ?
सर हाँ बेटा, सर रूट ओवर 5a प्लस 4l का होल स्क्वायर प्लस 14h/5। यार क्या आंसर निकालते रहते हो आप लोग। सीधे एक्स और वाई दोनों बताओ अगर इतना डिफिकल्ट हो रहा है तो। देखो भाई सिंपल सा बात है, इतना टाइम लगा दिया आप लोगों ने तो सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मुझे ही बताओ, सेंटर ऑफ मास जब लाई करेगा इस लाइन पे लाई करेगा कि नहीं करेगा? हम्म, करेगा कि नहीं? यस सर। सो इसको मैंने एक्स एक्सिस बोल दिया और इसको मैंने वाई एक्सिस बोल दिया। ओके, कोई दिक्कत? नो सर। सो आई डोंट नीड टू फाइंड द वाई कोऑर्डिनेट तो ऑफ द सेंटर ऑफ मास। सर वो प्लैंक में क्यों एक्स अप्लाई करेगा, नीचे प्लैंक में क्यों नहीं कर सकता? क्या तो नीचे का प्लैंक में एक्स एक्सिस क्यों नहीं लाई कर बेटा, सकता? सिमेट्री देखो ना, जैसा ऊपर है यहाँ से वैसा नीचे है कि नहीं है? अच्छा हाँ सर। ठीक है, तो मेरे को इसका सेंटर मास निकालना। इसका सेंटर मास के लिए मेरे को इन सारे इंडिविजुअल प्लैंक्स का सेंटर मास चाहिए होगा। यस सर। राइट, सेंटर मास मैंने बोला लेट्स से कि क्या कौन सा कलर आएगा था, लेट्स से यहाँ यहाँ कहीं लाई करता है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो एक्स सी एम होगा दैट इज इक्वल टू एम टाइम्स आर वन प्लस एम टाइम्स, या आर वन को बोल रहा हूँ एक्स वन, या एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स को कर रहा हूँ, ठीक है ना, एम टाइम्स एक्स वन प्लस एम टाइम्स एक्स टू प्लस एम टाइम्स एक्स थ्री प्लस एम टाइम्स एक्स फोर प्लस एम टाइम्स एक्स फाइव अपॉन टोटल मास 5m। आया ना? यस सर। सिंपली x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 अपॉन 5 है ना? m तो कैंसिल हो जाएगा। यस सर। अब देखो जरा ध्यान से, x1 और x5 तो इक्वल है ना, l/2। यस सर। तो ये हो गया 2x1। सिमिलरली x2 और x4 भी इक्वल है, प्लस x3 अपॉन 5। आया ना? अब देखो ये सब लिखने में ज्यादा टाइम लग रहा है, पर अगर आप सोचो ना दिमाग में तो आप डायरेक्टली ये लिख सकते हो, कि नहीं लिख सकते? हम्म, यस सो दिस इज इक्वल टू x1 कितना है, l/2, 2 टाइम्स l/2 प्लस 2 टाइम्स x2 कितना है, l/2 प्लस a। आया ना? यस सर। प्लस x3 कितना है, l/2 प्लस 2a अपॉन 5। दैट इज सिंपली l/2 प्लस 4a/5 आंसर। अभी आंसर मतलब आपके इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, अगर आपको यस रिपोर्ट अगर आपको वाई रिपोर्ट कोऑर्डिनेट का भी था। हाँ, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रखा है, इधर एक्स और उधर वाई दे रखा है, तो क्या करोगे? बोलेंगे सर ठीक है, यहाँ से एक्स डायरेक्शन में इतना और वाई डायरेक्शन में h प्लस h/2 है ना? समझ में आई बात? ये HCV का क्वेश्चन है, सिंपल सा। ओके, आगे बढ़े। l/2 का समझिए। क्या l/2 l/2 कहाँ से आया? अरे भैया इस रेक्टेंगुलर प्लैंक का सेंटर मास तो इसकी लेंथ के आधे भी आएगा ना, हाँ सर। बस इसी वहीं से आया, और कहाँ से आएगा?
ठीक है। हाँ सर। आगे बढ़े। Yes, sir. यस सर। चलो अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कहने का मतलब अभी तक हम लोग सिर्फ पॉइंट मास कर रहे थे ना। अगर कंटिन्यूस बॉडी है, जैसे रिंग हो गया या सेमी सर्कुलर रिंग हो गया या कोई भी रैंडम शेप का बॉडी है जो मतलब पूरी सॉलिड बॉडी है, मुझे उसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो क्या करेंगे? ठीक है, मान लेते हैं ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, जेड भी होगा ऑब्वियसली बाहर की तरफ। यहां पर एक रैंडम शेप का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मुझे इस रैंडम शेप के ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास निकालना है। ओके, क्या करेंगे? सर हमें तो सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट से बने हुए सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना आता है, यहाँ तो कंटिन्यूस हो गया, राइट? यस सर। तो हमने क्या Yes. किया, हमने बोला यार अल्टीमेटली देखा जाए तो ये जो बड़ा सा ऑब्जेक्ट है ये भी तो पॉइंट मासेस से ही बना है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एटम्स उन्हीं से बना है ना। यस Yes, sir. तो हमने बोला मैं इस बड़े से बॉडी के एकदम छोटे 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 पॉइंट पॉइंट टुकड़े कर दूंगा। ओके, उनमें से एक टुकड़ा कैंसिल हो गया, ये टुकड़ा बहुत ही छोटा है। कितना छोटा है? उतना छोटा जिससे छोटा मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता। ठीक है, कोई दिक्कत? No, sir. इसका मास है डीएम और इसकी जो पोजीशन है डीएम मास की, ये ये तो पॉइंट ऑब्जेक्ट ही हो गया ना। इसकी पोजीशन को क्या बोलूंगा मैं? लेट्स से आर वेक्टर। एक जनरल मास की जनरल पोजीशन क्या है? आर वेक्टर है। ओके बेटा, यस सर। तो आप क्या लिखोगे? देयरफॉर सेंटर ऑफ मास की पोजीशन का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? समेशन dm1 या क्या बोलेंगे डी m1 r1 होता ना, सो Yes. dmi ri वेक्टर अपॉन समेशन dmi आया ना। Yes, sir. अब देखो जब इतने छोटे छोटी चीजों को जब जो ऐड करते हैं ना तो उसको समेशन से रिप्रेजेंट नहीं करते, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन। और आर सी एम, देखो ये सिर्फ समझाने के लिए है, ट्रू रिप्रेजेंटेशन यहीं पे। ठीक है, आर सी एम वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एम आर वेक्टर अपॉन इंटीग्रेशन डी एम। ओके, ऑब्वियसली इंटीग्रेशन डी एम क्या हो जाएगा? टोटल मास इसका कैपिटल एम, अगर या स्मॉल एम ही है ना, क्योंकि है ना। Yes, sir. कोई दिक्कत? No, आगे बढ़ो फिर। सर ठीक है सर, कॉपी करेंगे। क्या कॉपी कर लो? यस सर। ओके। हो गया?
सो किसी भी मास का हम लोग क्या करेंगे, छोटा छोटा टुकड़ा कर देंगे और उन छोटे टुकड़ों को लेकर इंटीग्रेट करके सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे। ध्यान दीजिएगा, दो दो इंटीग्रेशन हो रहा है एक सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए, राइट। और आपको शायद याद होगा ये टेक्निक हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं जब हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे, टू फाइंड एरिया और एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व नहीं, किसी मतलब सर्कल का एरिया या सर्कल या स्फीयर, स्फीयर, यस सर, स्फीयर का सरफेस एरिया, फिर स्फीयर का वॉल्यूम निकालने के लिए, राइट, यस सर, Yes. है ना। तो वही टेक्निक आगे यूज होने वाली, ठीक है। ये मेन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा इसमें, ये डीएम किस तरीके से सिलेक्ट किया जाए जिससे ये कैलकुलेशन मेरी आसान हो, है ना बेटा। यस सर, चलो बढ़े आगे। यस सर, तो इसका सबसे बेसिक एप्लीकेशन करेंगे सबसे पहले हम लोग सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड। मेरे पास एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मेरे को मास भी पता है, लेंथ भी पता है, मुझे इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, ठीक है। क्या करूं, सबसे पहले तो सर कोई कन्वीनियंट कोऑर्डिनेट सिस्टम लीजिए। तो मैंने बोला इसी डायरेक्शन को एक्स एक्सिस ले लेता हूं, यहां से इधर वाई एक्सिस ले लेता हूं। कोई दिक्कत है इसमें? नो सर, इससे क्या होगा, मुझे वाई सी एम जेड सी एम निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो भी निकलेगा एक्स ही निकलेगा। अब बोलो, हमें ऑलरेडी मालूम है सेंटर ऑफ मास कहाँ आने वाला है इसका, बताइए तो। सर एकदम सेंटर में, एकदम सेंटर में मतलब L/2 पर, है ना। L/2, यस सर, तो बस उसे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करके निकालना है कि हाँ, प्रूफ करना है कि हाँ भैया सच में आएगा वहां पे, राइट। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैं यहां से x डिस्टेंस पर गया और मैंने यहां पर आकर एक छोटा सा एलिमेंट काटा। ये छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया। कितना छोटा है ये एलिमेंट, तो सर इसकी लेंथ है dx। देखो ये एकदम नई टेक्निक सीख रहे हो आप, ठीक है, तो ध्यान देना पूरा पूरा। ओके बेटा, हम लोग क्या किए, यहां से x डिस्टेंस पे गए, इस रॉड का एक छोटा सा टुकड़ा काटा dx और बोला कि लेट से इसका जो मास है वो dm है। अब क्योंकि रॉड यूनिफॉर्म है, मैं यहां पर लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा को सीधे से डिफाइन कर सकता हूं मास बाय लेंथ, है ना। तो यहां से क्लियरली मेरे पास dm कितना आ जाएगा, dm हो जाएगा लैम्डा दैट इज मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट, इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं, लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट dx। कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. Okay, so I have this dm. Now I can directly use the formula। देखो ycm zcm तो जीरो होना, मुझे सिर्फ xcm निकालना है कि x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dm इंटू dm का x कोऑर्डिनेट, कितना है dm का x कोऑर्डिनेट, x ही है, Yes, sir. अपॉन इंटीग्रेशन dm, राइट। दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm क्या हो जाएगा, लैम्डा dx इंटू एक्स, तो लैम्डा x dx अपॉन इंटीग्रेशन लैम्डा dx। यस और नो? यस सर, पर इसमें एक चीज का ध्यान और रखना पड़ेगा, क्या, लिमिट्स का। ये जो इंटीग्रेशन होंगे ना बेटा, ये वाले फॉर्मूले जो है ना, इसमें इंटीग्रेशन विद इन लिमिट्स होता है। कौन सी लिमिट्स, तो बेटा वो लिमिट्स जहां पे आपको डीएम मिले, राइट। यस सर, Yes, sir. आपने बोला सर मैं यहाँ का भी लगा लूंगा, यार यार यहाँ मास कहाँ है, यहाँ मास है क्या? No, sir. तो मास आपको कहाँ से कहाँ तक मिल रहा है, एक्स की वैल्यू 0 से लेकर एल तक, यस तो सर, लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाओगे, एक्स की वैल्यू 0 से लेकर एल तक, एक्स की वैल्यू 0 से लेकर एल तक। ओके बेटा, Oh, sir. दिस इज इक्वल टू लैम्डा बाहर आएगा, कैंसिल हो जाएगा, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट लगाओगे तो एल स्क्वायर बाय 2 अपॉन एल, दैट इज सिंपली एल बाय 2। सो सेंटर ऑफ मास इज एट द सेंटर ऑफ द रॉड, राइट। ओके बेटा, Yes, sir. अब ध्यान दीजिएगा,
मान लेते हैं मैंने ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा लेने के बजाय यहाँ पर एक्स, यहाँ पे मैंने ओरिजिन मान के इधर एक्स एक्सिस ले रखा होता, ये डिस्टेंस लेट से आर होता, तो क्या करता, फर्क क्या पड़ता? कुछ नहीं सर, यहाँ इंटीग्रेशन में लिमिट 0 से एल की जगह आर से लेकर आर प्लस एल तक और आर से लेकर आर प्लस एल तक लगाते हैं, है ना? Yes, sir. उसको पूरा सॉल्व करते तो आंसर क्या आता, आर प्लस एल बाय 2। ओके, समझ में आई बात? Yes, sir. सर हाँ बेटा। सर ये एलिमेंट के लिए सर आप सर लिमिट 0 to L क्यों लिए सर? क्योंकि बेटा मास रॉड जो है वो x इक्वल टू 0 से शुरू हो गया है और खत्म हुआ x इक्वल टू एल तक, राइट? सर बट एलिमेंट तो उतना छोटा ही काटा है हमने। हाँ, तो ये एलिमेंट जो है dx लेंथ का, ये कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, लिमिट उसके लिए लगा रहे हैं कि ये एलिमेंट कहाँ कहाँ मिलेगा। तो सर ये एलिमेंट मेरे को ये एक यहाँ पे मिलेगा, एक यहाँ पे मिलेगा, हाँ एक ओके यहाँ सर, पे समझ मिलेगा, गए। ठीक हाँ है? सर, समझ गए। और सर जो आप बोले कि अगर एक एक्सिस थोड़ा पहले से लेते तो तब क्या होता? अगर पहले से यहाँ से लेके रखते तो लिमिट में चेंज कर देते, मतलब इधर एक्स एक्सिस ले रखा होता, इधर वाई ले रखा होता, इधर आर ले रखा होता। तो आप मुझे बताइए ये डीएम मास कहाँ से कहाँ तक मिलता, एक्स की वैल्यू आर से शुरू होती और आर आर प्लस एल पे खत्म होता, राइट? हाँ सर, हाँ। तो तो बस जितना रॉड है उसमें उतना हाँ, नहीं होगा। तो बस यहाँ लिमिट 0 से एल की जगह क्या कर देते, आर से आर प्लस आर एल। से आर प्लस एल। सॉल्व करके आंसर निकालते तो क्या आता, आर प्लस एल बाय 2, क्योंकि सेंटर ऑफ मास जहाँ था वही रहने वाला है ना? Yes, sir. यस सर। समझ में आ गई बात? हाँ सर। आगे बढ़े। Yes, sir. तो अगला हमारा सेंटर ऑफ मास ऑफ नॉन यूनिफॉर्म रॉड, ठीक है? इसमें आपको पहले से दे रखा है कि ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है? और इधर लेट से आपका जेड एक्सिस है, ठीक है? समझ में आई बात? यस सर। इधर एक्स, इधर वाई और इधर बाहर की तरफ जेड एक्सिस, ठीक है बेटा? तो ऑब्वियसली सर वाई नॉन यूनिफॉर्म किस बेसिस में? क्या नॉन यूनिफॉर्म किस बेसिस में? बता लेंथ या बता रहे लेंथ? बता रहे बता रहे इसमें जो मास पर यूनिट लेंथ है ये कांस्टेंट नहीं है, मतलब कहीं पे भारी है कहीं पे हल्का है, ठीक है? अब देखो रैंडम अगर कुछ बताएगा ही नहीं मास कैसा है तो फिर थोड़ा सॉल्व कर लेंगे हम उसे, कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि इस पर्टिकुलर रॉड के लिए आपका जो मास पर यूनिट लेंथ है दैट लैम्डा इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के टाइम्स एक्स है, मतलब जैसे जैसे एक्स इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे मास पर यूनिट लेंथ बढ़ रहा है, उधर मास ज्यादा है इधर मास कम है, ये आपको लैम्डा दे रखा है एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ओके? यस सर। अब मुझे इसका सेंटर मास निकालना, क्या करूंगा? बहुत सिंपल है सर, क्या करेंगे? बोलेंगे सर कुछ नहीं, वही करेंगे जो पहले कर रहे थे, यहाँ से x डिस्टेंस पर जाएंगे, dx लेंथ का एलिमेंट काटेंगे, एलिमेंट काट के दिखा देते हैं आपको, एलिमेंट बनेगा ऐसा, इसका मास हो जाएगा लेट से dm, तो dm कितना होगा सर? dm हो जाएगा लैम्डा dx, फिर बोलेंगे x सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा सर? इंटीग्रेशन dm x अपॉन इंटीग्रेशन dm, दैट इज इक्वल टू dm की वैल्यू लैम्डा dx डाल देंगे, इंटीग्रेशन लैम्डा x dx अपॉन इंटीग्रेशन लैम्डा dx। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि लैम्डा कांस्टेंट नहीं है, राइट? लैम्डा इज नॉट कांस्टेंट, इसलिए इंटीग्रेशन के बाहर नहीं आएगा। पिछले क्या था, लैम्डा को इंटीग्रेशन के बाहर निकाल के कैंसिल कर दिया, राइट? यस सर। यहाँ पे बस लैम्डा को बाहर नहीं निकाल सकते, बाकी कोई फर्क नहीं है, ठीक है? बस x कहां से कहां तक वेरी करेगा, लैम्डा के लिए kx डालेंगे, क्या है kx स्क्वायर dx अपॉन kx dx, दोनों तरफ इंटीग्रेशन, x की वैल्यू कहां से कहां तक सर? 0 से l, 0 से l, सो k बाहर आके कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2l/3। कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही लोगे, है ना? Yes, sir. तो ये आपका आंसर, समझ में आया कि नहीं? यस सर। कुछ नहीं करना है, बस लैम्डा वेरिएबल है इसका ध्यान रखना है और कुछ, ओके?
यस सर, ओके। हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग। एक सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास होता सर है। थोड़ा सा पीछे की हो गया सर। हो गया? अगला है सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग। ठीक है? देखो ये रिंग है जिसका रेडियस r है, इसका मास m है, इसकी थिकनेस आपको इग्नोर करनी है। ओके, मुझे इस सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास निकालना है। क्या करेंगे? मुझे पता है सर कि सेंटर ऑफ मास आएगा तो इसी लाइन पर आएगा। क्यों कह सकता हूं मैं ऐसा, बताइए तो? फिर बाय सिमेट्री। बाय सिमेट्री। हम चाहे तो इसको प्रूफ भी कर सकते हैं ऑब्वियसली, पर फिलहाल के लिए मैंने बस मान लिया है। मैं आपको बता दूंगा प्रूफ करना होगा तो आपको क्या करना होगा। तो मैंने इधर एक्स एक्सिस ले लिया, इधर वाई एक्सिस ले लिया। मैं एक्सीएम को सीधे जीरो बोल सकता हूं। कैसे? बाय सिमेट्री। हाँ है ना? यस सर। मुझे सिर्फ वाईसीएम निकालना है। पर मेरे को अब यहां पर इस रिंग के टुकड़े करने। अब इस रिंग के टुकड़े कैसे करूं? सर सेक्टर में डिवाइड कर दें। सर क्या? आर डिस्टेंस जाके सर आर डिस्टेंस सर में एक जाएंगे एक क्या? सेक्टर में। देखो स्मॉल थीटा आर एंगल पे डिस्टेंस। जाएंगे और इस तरीके से डी थीटा एंगल का ये स्ट्रिप काटेंगे। ये डी थीटा एंगल है। ठीक है? तो मुझे बताओ ये जो पतली सी मैंने स्ट्रिप काटी है, छोटा सा जो पॉइंट मास मैंने काटा है, इसका मास अगर मैं डीएम लिखना चाहूं तो डीएम को क्या लिख सकता हूं? लैम्डा इंटू इसकी छोटी सी लेंथ डीएल। हाँ है ना? जहां लैम्डा क्या है? मास पर यूनिट लेंथ, दैट इज मास अपॉन पाई आर। हाँ है ना? यस यस सर। और डीएल कितना है? आर डी थीटा। यस सर। ओके, सो अब अगर मैं एक्सीएम निकालना चाहूं, मुझे पता है जीरो आने वाला है, पर मैं अगर मैं एक्सीएम निकालना चाहूं तो क्या बोलूंगा? दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डीएम एक्स अपॉन इंटीग्रेशन डीएम। आया ना? यस सर। दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डीएम कितना? लैम्डा आर डी थीटा। लैम्डा आर डी थीटा यहां लिख दिया मैंने। एक्स कितना है इस पॉइंट का, इसकी पोजीशन का? आर कॉस थीटा। आया ना? यस सर। यस सर। तो आर कॉस थीटा अपॉन इंटीग्रेशन डीएम। डीएम कितना हो जाएगा? है ना? अब बस इसमें बताइए थीटा कहां से कहां तक वेरी करेगा? लिमिट तो लगानी पड़ेगी ना। लिमिट इसमें किस पे लगेगी? थीटा पर, क्योंकि हमने थीटा के यहाँ से एलिमेंट काटा है ना? यस सर। तो कहां से कहां तक लगाएंगे? 0 से 180 डिग्री। आया ना? टू पाई। 0 to pi। 0 टू पाई लगाएंगे भैया, डिग्री मत चले जाना कभी भी। ओके ओके, आप जैसे इसको इंडिकेट करोगे, देखो लैम्डा कांस्टेंट है, आर स्क्वायर कांस्टेंट बाहर आ गया। कॉस थीटा को जैसे इंडिकेट करोगे 0 से पाई तक आएगा 0। क्यों? आप इंडिकेट करके भी देख सकते हो, ऐसे भी देख सकते हो। कॉस थीटा का ग्राफ ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? यस यस सर। पाई यहाँ पे होगा, ऊपर का एरिया नीचे का एरिया बराबर कैंसिल हो जाएगी, 0 होगा कि नहीं होगा? यस सर। समझ में आई बात? यस सर। So this is equal to 0. But if we calculate our YCM in a similar way fashion, तो YCM कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन डी एम वाई अपॉन इंटीग्रेशन डी एम, सब कुछ ऐसा ही रहेगा, बस cos थीटा की जगह sin थीटा आएगा। है ना? और इसको आप कैलकुलेट करोगे, लैम्डा आर स्क्वायर बाहर आ गया, यहाँ से लैम्डा आर बाहर आया, ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, सिर्फ आर बचा। इसको नीचे वाले का इंटीग्रेट करोगे, डी थ्री का इंटीग्रेशन सिर्फ पाई आ जाएगा। साइन थीटा को इंटीग्रेट करोगे 0 से लेकर पाई तक, तो 2 आता है। कितना आता है? 2 आता है। क्यों? आपको बता देता हूँ। अगर आप सिंपल साइन थीटा का ग्राफ बनाते हो
तो 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में π/2 तक के बीच में ये एरिया कितना होता है? 1 होता है। ये एरिया भी कितना होता है? 1 होता है। cos थीटा में ये वाला एरिया 1 है, ये वाला एरिया -1 है। ठीक है, -1। इसको थोड़ा सा याद रख लेंगे तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कैलकुलेशन जल्दी जल्दी हो जाती है। ठीक है, पर उतना भी ज्यादा यूजफुल नहीं, बट कई बार काम आ जाता है। ठीक है बेटा। Yes, sir. सो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट कि YCM इज इक्वल टू 2R/π। देखो मैं इंटीग्रेट करके ना आप लोगों को डेविएट नहीं करा जाता है फिजिक्स से, सिंपल सी इंटीग्रेशन है, आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हो, है ना? कि नहीं कर सकते हो? ऑब्वियसली कुछ जगहों पे डिफिकल्ट इंटीग्रेशन आएगा, बट अभी सिंपल सा इंटीग्रेशन आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हो। उसमें दिमाग नहीं लगाना चाहता, मैं सीधे आंसर बता रहा हूँ कि इसको इंटीग्रेट करोगे तो 2R/π आएगा। और ये आपको याद रखना है, ये सेंटर ऑफ मास है, ये डिस्टेंस कितना है? 2R/π। ओके बेटा, याद रहेगा? यस सर। Yes, sir. चलो, इनफैक्ट एक और फॉर्मूला मैं बता देता हूँ जो आपको याद रखना है। खैर सॉरी, इससे पहले मैं कुछ, ठीक है, एक और फॉर्मूला बता देता हूँ पहले। बढ़ूँ आगे? यस सर, ओके। सबने कॉपी कर लिया? कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? कर क्या है, हम लोग मास के टुकड़े करते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, राइट? Yes, sir. यस सर। अच्छा ये नहीं चाहिए, चाहिए मेरे को कुछ और चाहिए। मुझे बताना है सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ सर्कुलर आर्क। एक सर्कुलर आर्क का अगर आपको सेंटर ऑफ मास चाहिए, मतलब ये आपका सेंटर है, ये सर्कुलर आर्क है, ठीक है? ये रेडियस आपका आर है, ये एंगल थीटा है, ठीक है? तो सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? इसके बाइसेक्टर पे लाई करेगा, हाँ या ना, सिमेट्री से। Yes, sir. तो मैं इसी को एक्स एक्सिस ले लेता हूँ, इसको वाई एक्सिस ले लेता हूँ, इसको सॉल्व करूंगा तो यहां कहीं पे सेंटर ऑफ मास आएगा, है ना? सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस जो इस आर्क के सेंटर से होगा, वो तो क्योंकि मैंने इधर एक्स ले लिया तो ये एक्स ही होगा, राइट? सो दिस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बता देता हूँ। इसका आप वैसे ही सॉल्व करोगे, कैसे? मतलब थीटा एंगल पे जाके या अल्फा एंगल पे जाके डी अल्फा एंगल का स्ट्रिप काटोगे, ठीक है? उसका मास लिखोगे, उसके मास का एक्स कोऑर्डिनेट लिखोगे, फिर लिखोगे एक्स एम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एम एक्स अपॉन इंटीग्रेशन डी एम। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाओगे? क्योंकि आपने यहाँ से थीटा एंगल अल्फा एंगल पे गए हो, तो अब अल्फा पे लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाओगे? -θ/2 से लेके +θ/2 तक, आया ना? बोलो। Yes, sir. ये सब कुछ करने के बाद आपको जो आंसर मिलेगा, दैट आंसर विल बी r sin θ/2 अपॉन θ/2। मैं इसको इस फॉर्म में इसलिए याद रखता हूं कि अगर मैं थीटा को 0 कर दूंगा तो साइन थीटा विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा, Yes, sir. ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या? r। थीटा को 0 करके देखो, पॉइंट मास बन जाएगा, सेंटर मास वहीं पे लाई करेगा ना। सो दिस इज द वे आई रिमेंबर दिस फॉर्मूला, r sin θ/2 अपॉन θ/2। जनरली बुक में ऑब्वियसली 2 ऊपर लिख देते हैं, 2r sin θ/2 अपॉन थीटा। आई लाइक दिस दिस रिप्रेजेंटेशन बेटर, बाकी आपकी चॉइस है। बढ़ूं आगे? बढ़े आगे? Yes, sir. सेंटर ऑफ मास ऑफ सर्कुलर आर्क हमें मिल गया। अगला है सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क। एक सेमी सर्कुलर डिस्क है, ये रहा उसका सेंटर, रेडियस इसका भी r है, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो मैं इसके बारे में भी कह सकता हूँ ये बात साफ साफ, क्या इसका सेंटर ऑफ मास जब लाई करेगा इधर ही लाई करेगा, आया ना? Yes, sir. तो मुझे सिर्फ YCM ही निकालना है, XCM निकालने की जरूरत नहीं है। पर मेरे पास उससे बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पे,
मैंने चलो काम कर लिया, इधर एक्स एक्सिस ले लिया, इधर वाई एक्सिस ले लिया। मुझे पता है कि एक्स सी एम कितना होने वाला है, 0 होने वाला है। वाई सी एम निकालना है मेरे को, पर वाई सी एम मैं निकालूं कैसे, क्वेश्चन ये है। यहां पे मैं लैम्डा नहीं ले सकता क्योंकि ये सेमी सर्कुलर डिस्क है, मास लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, मास एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। तो हमें क्या डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे, सिग्मा, सरफेस में। सुपरफिशियल मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी, राइट। यस सर। ये कितना हो जाएगा, m अपॉन पाई आर स्क्वायर, नहीं m अपॉन पाई आर स्क्वायर बाय 2, राइट, क्योंकि आधा Yes. सर्कल है ना। ओके, अब मैं करूं क्या, अब सेमी सर्कुलर डिस्क का मतलब है यूनिफॉर्म डिस्क मान रहा हूँ, ठीक है। मैं इसमें एक तरफ डेंसिटी ज़्यादा एक तरफ डेंसिटी कम नहीं कर रहा। कैसे सॉल्व करें हम इसे, बताइए तो। हाउ डू वी फाइंड कि इसका सेंटर ऑफ मास कैसा है, सिग्मा ले भी लिया तो क्या करें। तो सेक्टर लेके अब सवाल, अब इसका जवाब ये है बेटा, हमें कुछ ऐसा जुगाड़ लगाना पड़ेगा, ऐसा कोई नोन चीज ढूंढना पड़ेगा जिसको जोड़ जोड़ के हम इस सेमी सर्कल को बना सकते हैं। बताइए ऐसी कोई नोन चीज है जिसको जोड़ जोड़ के आप सेमी सर्कल बना सकते हो। नोन चीज का मतलब जो आप ऑलरेडी जानते हो, जिसका सेंटर ऑफ मास। सर आर। आर्क, आर्क नहीं, रिंग्स, सेमी सर्कुलर रिंग्स, राइट। यस सर। मैंने क्या किया, मैं यहां से स्मॉलर डिस्टेंस पे गया, दिख रहा है कलर, नहीं दिख रहा ना उतना ठीक है, कौन सा कलर दिखेगा इसमें, ये ब्लैक दिखेगा। मैं यहां से स्मॉलर डिस्टेंस पे गया और मैंने यहां पर ये अपना एक सेमी सर्कुलर रिंग कट किया। ओके बेटा, सर यस सर। इस सेमी सर्कुलर रिंग की थिकनेस लेट से डी आर है। ओके, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। नो सर। नो नहीं सर। सर। अब मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि इस पतली से रिंग का छोटा सा मास dm विल बी गिवन बाय सिग्मा इंटू इसका छोटा सा एरिया da, आया ना। यस सर। दैट इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स da कितना होगा, मैं लिख रहा हूं, देखिए पाई आर डी आर, समझ में आया। यस सर। पाई आर लेंथ हो गया, डी आर थिकनेस हो, विड्थ हो गई, एरिया कितना हो जाएगा, मतलब इस ये जो वायर है ये तो बेसिकली बहुत पतला सा वायर है ना, उस वायर को मैंने सीधा किया तो रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है, सेमी सर्कल की लेंथ पाई आर, और विड्थ कितनी है, थिकनेस है डी आर, है ना। यस सर। यस सर। सो एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर लेंथ इंटू विड्थ डी आर, राइट। यस सर। यस। यस सर। सो डीएम इज इक्वल टू सिग्मा इंटू पाई आर डी आर, ये आपका इस रिंग का एरिया बन गया। ओके, सॉरी एरिया बन गया। अब हम बोलेंगे कि मेरे को एक्सीएम तो निकालना नहीं है, और वाई सी एम कैसे निकलेगा। सर वाई सेंटर ऑफ मास विल बी गिवन बाय इंटीग्रेशन डीएम वाई अपॉन इंटीग्रेशन डीएम, हाँ या ना। यस सर। यस सर। दैट इज इक्वल टू डीएम तो मेरे को पता है, पर वाई क्या लिखूं मैं यहाँ पे, फंस गए, कॉन्सेप्चुअली फंस गए, हाँ या ना। सर वाई को हम लोग 2 पाई बाय आर लिख। 2 पाई बाय आर कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये y क्या है, इस रिंग का y कोऑर्डिनेट है ना। यस सर। आप समझो बात को। सर इस रिंग का y कोऑर्डिनेट तो हमकी कोई चीज तो है नहीं, उसकी जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इस रिंग के सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट, है ना। यस सर। समझ में आई बात। ये तो अपन ने सीखा था ना कि बड़े सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए छोटे सिस्टम्स के सेंटर ऑफ मास यूज किए जा सकते हैं, हाँ या ना। यस यस सर। सर। है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इन सारे ये अपने आप में एक सिस्टम है, ये एक पॉइंट मास नहीं है, अपने आप में खूब सारे पॉइंट मासेस हैं।
लेकिन इस कलेक्शन ऑफ पॉइंट मास का सेंटर ऑफ मास मुझे पता है, राइट? मैं इस कलेक्शन ऑफ पॉइंट मासेस को उसी पॉइंट पे रखा हुआ एज्यूम कर लूंगा टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास. दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, राइट? Yes, sir. Yes, So this is equal to integration dm. dm is pi sigma r dr. pi sigma r dr को थोड़ा दूर रखता हूं. और y कितना है इसका? 2 स्मॉल r बाय पाई. 2 पाई बाय r नहीं, बट बेटा 2 r बाय पाई. ठीक है ना? अपॉन इंटीग्रेशन dm पाई सिग्मा r dr, राइट? राइट? बस इस पे लिमिट लगानी बच गई है. स्मॉल r कहां से कहां तक वेरी करेगा? 0 to r. स्मॉल r वेरी करेगा 0 से लेके कैपिटल r तक, जिससे अपन को रिंग्स मिलती रहेंगी, है ना? yes, sir. सो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा क्या आंसर? वहां पे 2r बाय पाई था ना? Yes. 4r बाय 3 पाई मिलेगा. मैं इसको देखो, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, पर मैं आपको साइड में लिख के दे रहा हूँ. जब आप प्रैक्टिस कर लोगे काफ़ी सारे क्वेश्चंस की, उसका जब आप ये फॉर्मूला देखोगे तो आपको शायद ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा कि हाँ ये कैसे आया है. जिसको समझ में आएगा उसी के लिए काम का, जिसको समझ में नहीं आएगा उसको वो डायरेक्ट याद रखे. 2/3 टाइम्स 2r बाय पाई. ओके, ये 2r बाय पाई वही रिंग वाला है, उसको 2/3 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर मिल जाएगा. ठीक है बेटा? Yes, sir. तो अभी तक सारे सेंटर ऑफ मास समझ में आए कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं. ये फाइनल कॉन्सेप्ट था. इसके आगे सिर्फ आगे जितने भी केसेस है ना उसमें सिर्फ कैलकुलेशन है. जनरली मैं वो सारी कराता हूँ, मैंने आपको बताया था, पर मैंने ये भी बताया था कि इस बार मैं उनको स्किप करके थोड़ा टाइम बचाऊंगा, है ना? Yes, sir. तो मैं उसमें सिर्फ फॉर्मूले बता दे रहा हूँ उन सारे केसेस के, राइट? ओके. Okay, sir. वैसे भी फॉर्मूले याद करनी है डेरिवेशन जानने के बाद भी. यहाँ तक कॉपी कर लो फिर बढ़ते हैं. सर हाँ बेटा. सर ये जो राइट में आप लिखे ना कि 2/3 इंटू 2r बाय पाई, सर वो कैसा है? अरे यार मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, देख लो ना. और मैंने ये बोला जब आप खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे उसके बाद जब आप इस फॉर्मूले को देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ. ठीक है? मेरे को ऐसे याद नहीं होता है, मैंने अपने लिए याद करने का तरीका बना रखा है. ठीक है? एक तरीके से ही मेरे दिमाग में डेरिवेशन हो चुका है. ओके, बट ये आपको अभी मैं सिखाऊंगा तो फालतू कंफ्यूज होगी, इसलिए मैं बस साइड में बता के रख दे रहा हूँ कि कभी रिवीजन के टाइम पे कुछ समझ में आ जाए, चमक जाए तो अच्छा है, नहीं चमके तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो. अगर इसकी हिंट चाहिए तो हिंट बता सकता हूँ. ये 2r बाई रिंग वाला है और ये 2/3 वो नॉन यूनिफॉर्म रॉड था ना जिसमें लैम्डा इज इक्वल टू kx था, उसका वाला है. ठीक है? हो गया कॉपी? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. सर वो पाई सिग्मा बाहर निकल गए तो दोनों कैंसिल हो जाए. हाँ. तो अब हमारा अगला टॉपिक क्या है? सेंटर ऑफ मास ऑफ डिफरेंट बॉडीज. अलग अलग शेप्स के
यूनिफॉर्म बॉडीज के हम लोग सेंटर ऑफ मास याद कर लेंगे। तो इसमें अपन ने बहुत सारे ऑलरेडी कर रखे हैं, है ना, है ना। Yes, sir. अगला मैं लिखने जा रहा हूं सेंटर ऑफ मास ऑफ सेक्टर। बहुत सारे हो चुके, उसके बाद यहाँ पे नंबर पहला दे रहा हूं। सेक्टर का सेंटर ऑफ मास, सेक्टर समझते हो? अगर किसी को नहीं समझ में आता तो यहाँ लिख देता हूँ, जिससे एक बार में याद हो जाएगा। ठीक है, Yes, sir. तो मेरे पास ये एक पिज्जा स्लाइस है, किसी भी एंगल का हो सकता है ये, है ना। Yes, sir. Yes, sir. इसका सेंटर ऑफ मास लेट से यहाँ लाई करता है, ये सेंटर ऑफ मास है। लेट से ये वाला डिस्टेंस x है या स्मॉल r, चलो x है। तो x कितना होगा, लाई करेगा बाई सेक्टर भी, इतना तो पता है अपन को। Yes, sir. तो x कितना आएगा बताइए तो। वहां पर कितना था आर्क का, याद है? Sir, r sin theta by 2 by theta by 2. इंटू 2/3। ओके, Okay, sir. समझ में आ गया? सर ये सब कैसे आ रहा है सर, मतलब बेटा 2/3 का कैसे सर है? वो लर्न कर ले। बेटा ये फॉर्मूले बता रहा हूँ मैं, तो बोला ना सबके डेरिवेशन सबके नहीं करा सकता, ये आपके पास टाइम का कंस्ट्रेंट है ना बेटा। ओके सर। ठीक है, नहीं तो करोगे कैसे, कैसे वही रिंग काट काट के, रिंग नहीं मतलब आर्क काट काट के जोड़ोगे, वो इंटीग्रेशन खुद से ट्राई करके देख लो, हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। Yes, sir. आर्क का निकाल लिया ना बेटा। मैंने ये 2/3 करके याद रख रखे बहुत सारे फॉर्मूले। ठीक है, 2/3, किसी किसी में 3/4, मुझे को पता है कहाँ पे क्या लगता है। मैं अभी आप लोगों को वो सब बता के परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए मैं बस फॉर्मूले याद करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, फॉर्मूले याद क्या करा रहा हूँ, बता रहा हूँ। अगला है सेंटर ऑफ मास ऑफ, इसके बाद क्या निकाल सकते हो आप, हॉलो हेमिस्फीयर। और तो कुछ बचेगा, आएगा ही नहीं बीच में। एक हॉलो हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, देख लीजिए। ये हॉलो हेमिस्फीयर में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसका मेथड भी 2-3 है, पर मैं अभी आपको सिर्फ एक ही मेथड बता रहा हूँ, मतलब सॉरी सिर्फ फॉर्मूला ही बता रहा हूँ, इसका डेरिवेशन बता ही नहीं। ठीक है, इसका रेडियस कैपिटल आर, मास कैपिटल एम। मुझे बताइए इसका सेंटर मास आएगा तो क्या इसी बाइसेक्टर के ऊपर आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। Yes, sir. यस सर। यहाँ कहीं पर आया, इसको मैंने बोला YCM। तो YCM कितना होता है हेमिस्फेयर में, अच्छी खासी कैलकुलेशन होती है, पता है। एक मेथड में तो फिर भी कम है, बाकी 2 मेथड्स में अच्छी, इनफैक्ट बाकी दूसरे मेथड में अच्छी खासी कैलकुलेशन है। बहुत सारी कैलकुलेशन करने के बाद आंसर क्या आता है, ठीक है। Sir, बस R/2. हाँ, बढ़िया आंसर है ना, क्या दिक्कत है, तकलीफ है आपको इस आंसर से? Sir, कैलकुलेशन से पर होगा. कैलकुलेशन गंदी गंदी है उसको हाँ, क्वेश्चन में कैलकुलेशन आसान पड़ जाएगी, सही बोल रहा हूँ, लेकिन वैसे कैलकुलेशन इसको इसके डेरिवेशन में गंदी गंदी इंटीग्रेशन है, अंत में आंसर कट कुड़ा के सब कुछ सिर्फ R/2 बचता है। ठीक है, Okay, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर। अगर आप सॉलिड हेमिस्फीयर के बारे में बात करो तो देखो डायग्राम तो वही बनने वाला जो पिछली बार बना था, उसमें कुछ अलग बना ही नहीं सकते, है ना। यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है, ये आपका वाई से, ये आपका
वाई सी एम है, रेडियस इसका आर है, तो वाई सी एम का यहाँ पे फॉर्मूला होता है, देखो 3r/8 होता है। जनरली मैंने इसको 3/4 टाइम्स r/2 कर रखा है, आपको डायरेक्ट याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और अगर किसी को लगता है कि वो बाद में इस पे इतनी क्वेश्चंस कर लेगा कि ये चीज़ों से चमकने लग जाएंगी, तो इस तरीके से भी वो कॉपी कर सकता है, ठीक है। देखो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब जो मैं 2/3 टाइम्स करवा दे रहा हूँ या 3/4 टाइम्स करवा दे रहा हूँ, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इट्स जस्ट कि जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको फॉर्मूले बड़ी मुश्किल से याद होते हैं और डेरिवेशन वगैरह अच्छे से समझ में आते हैं, तो उनके लिए ये वाला थोड़ा सा स्लाइटली ईजियर पड़ जाता है, मेरे जैसे लोगों के लिए। फोर्थ, सेंटर ऑफ मास ऑफ हॉलो कोन। हॉलो कोन समझते हो? एग्जाम्पल बताओ। आइसक्रीम। सर वो आइसक्रीम, कैप सर बर्थडे आइसक्रीम का। कोन, बर्थडे कैप, ठीक है। तो हॉलो कोन में अगर आप सेंटर ऑफ मास देखोगे, ये हाइट लेट से आपकी h है, रेडियस लेट से आपका r है। आप मुझे बताइए सेंटर ऑफ मास आएगा तो ये ना आएगा? इसको मैं y1 कह दे रहा हूँ और इसको मैं HCM कह दे रहा हूँ। बेसिकली जब आप डिराइव करोगे ना, तो आप y1 कैलकुलेट करोगे और उसके बाद अंत में h में से y1 को सब्ट्रैक्ट करके ये वाला HCM निकाल लोगे, ठीक है। आपका y1 कितना आएगा? 2/3 टाइम्स h, ठीक है। तो ऑब्वियसली HCM कितना हो जाएगा? h/3, है ना। याद रखने के लिए आसान है, डिराइव हम लोग ये वाला करते हैं जनरली, ओके। ऑब्वियसली उल्टा भी डेरिवेशन हो सकता है, बट एक बात बता रहा हूँ, ओके बेटा। यस सर। अगर मैं सॉलिड कोन बनाऊं तो देखो डायग्राम तो ये रहने वाला है, उसमें आपका y1 कितना हो जाएगा? 3/4 टाइम्स h, और ऑब्वियसली HCM क्या हो जाएगा? h/4। ऑब्वियसली लोगों को ये वाला ज़्यादा आसान पड़ता है याद करने में, तो लोग यही याद करते हैं, पर डिराइव करते हो ये वाला डिराइव करना आसान पड़ता है, बता दें, ठीक है। और ये वही 2/3 और 3/4 है जो मैं यहाँ और उससे पहले वाले फॉर्मूले में यूज़ कर रहा था। सेम मैथमेटिकल रीजन, इसका कोई फिजिकल रीजन नहीं, मैथमेटिकल रीजन, ठीक है। मोस्टली ये चीज़ 2/3 और 3/4 क्लास 12 में जाने के बाद चमकती लोगों को। तो सारे सेंटर मास हम लोगों ने देख लिए जो हमें याद करने, ठीक है। कोई बचा क्या? मेरे ख्याल से नहीं बचा, फिर भी चेक कर लेता हूँ अपने बुक में। हो गया सर तो अभी बीट कर देते हैं 6 बजे तक, 6 बजे से दूसरा ट्यूशन। हाँ बेटा, बात ये लीव मत करो, क्योंकि मैं आज ना ये सेंटर ऑफ मास के कैलकुलेशन वाला पूरा पोर्शन खत्म कर दूंगा। बहुत ज़्यादा बचा नहीं, एक आखिरी टॉपिक बचा, मतलब 2 आखिरी टॉपिक बचे छोटे छोटे, ठीक है। ओके सर। और यहाँ तक पहुँच गए तो आज सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने वाला पूरा पोर्शन खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग सेंटर ऑफ मास के ऊपर क्वेश्चन को यूज़ कैसे करेंगे, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है बेटा। ओके सर। चलो, यस सर। तो सेंटर ऑफ मास नॉर्मल बॉडीज का कैलकुलेट करना हमने सीख लिया, ठीक है। अब देखो अगला टॉपिक है एडिंग और subtracting a mass to or from a system, ठीक है। अगर हम एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम में एक मास को ऐड कर दें या उसमें से एक मास को हटा दें, तो सेंटर ऑफ मास पे क्या इफेक्ट पड़ेगा हम ये जानना चाहते हैं, ठीक है बेटा। ओके सर। तो देखो पहले करेंगे हम एडिंग,
एडिशन। मेरे पास ये एक सिस्टम है, ठीक है। इस सिस्टम का लेट्स से मास m1 है और इसका सेंटर ऑफ मास यहां कहीं पर लाई करता है। ओके बेटा। अब इसमें मैंने ये पिंक पार्टिकल जिसका मास m2 है मैंने ऐड कर दिया। तो अब जब मैं ये कंबाइंड सिस्टम बनाऊंगा उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? ऑलरेडी हम जानते हैं क्या, अगर इसकी पोजीशन, इसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन अगर r1 वेक्टर है, इसकी पोजीशन अगर r2 वेक्टर है, तो आपका जो RCM होगा नया वाला, इसको व्हाइट कलर से लिखते हैं, जो नया वाला RCM वेक्टर होगा वो कैसे निकलेगा अपन को ऑलरेडी मालूम है ना, क्या क्या होगा? M1 R1 plus M2 R2 by mu। है ना, हम ऑलरेडी जानते हैं ये चीज। तो मुझे बताइए ये सेंटर ऑफ मास लाई करेगा तो इसी लाइन पे लाई करेगा, यस और नो? यस सर। थोड़ा सा गड़बड़ा गया, तो आपको समझ में आ रहा है ना क्या बना रहा हूँ मैं? तो आपको जो नया सेंटर ऑफ मास लाई करेगा वो यहाँ कहीं पे लाई करेगा, इसी लाइन के ऊपर, राइट? दिस इज योर न्यू सेंटर ऑफ मास। मतलब कि कोई मास ऐड करोगे तो सेंटर ऑफ मास उस नए मास की तरफ मूव कर जाएगा, यस और नो? यस सर। और ये फॉर्मूला बड़े काम का है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, राइट? ये हम ऑलरेडी इसका यूज हम देख चुके हैं, है ना? यस सर। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। या सब्ट्रैक्शन करना है या रिमूव करना है, बात है ना। वो एडिशन का सब्ट्रैक्शन अच्छा लगता है लिखने में, इसलिए मैंने लिख दिया। बट सब्ट्रैक्ट थोड़ा ना होगा, मास मास क्या होगा, रिमूव होगा ना। यस सर। तो देखो मेरे पास फिर से ये एक सिस्टम है जिसका मास है m1, राइट? इसमें से मैंने ये वाला एक मास, जो छोटा सा मास, अच्छा पहले उसका सेंटर मास तो बना लूं। इस येलो मासेस के सिस्टम का सेंटर ऑफ मास लेट्स से यहां लाई करता है, ऑरेंज कलर से बनाते हैं इसको। दिस इज योर सेंटर ऑफ मास, लेट्स से इसकी पोजीशन r1 वेक्टर है, ओके। इसमें से, इस सिस्टम में से मैंने ये वाला मास सिलेक्ट किया और इसको रिमूव कर दिया। इसका मास कितना है? तो सर इसका मास तो m2 है और इसकी पोजीशन कितनी थी? तो सर r2 वेक्टर थी। अब मुझे बताना है नया सेंटर ऑफ मास कहां लाएंगे। ओके बेटा। ओके सर। तो देखो कहां लाई करेगा ये सोचना काफी आसान है फिजिकली, उसकी वैल्यू एग्जैक्टली कैलकुलेट करने में हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी कुछ उसमें कुछ खास बात नहीं है। ध्यान दीजिए, इस रिमूव्ड सिस्टम में जब ये वाला पार्टिकल m2 ऐड किया, सेंटर मास यहां था, है ना? यस सर। मतलब कि रिमूव्ड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहां कहीं होगा, तभी ना उधर शिफ्ट हो गया होगा ये, राइट? भाई m2 के अलावा जो बचा हुआ रिमेनिंग सिस्टम है उसका सेंटर मास यहां होता, उसमें ये m2 ऐड करते तो सेंटर मास इधर शिफ्ट होकर यहां पहुंच जाता, है या ना? यस सर। अब इसको रिमूव कर दोगे तो वापस यहां पहुंच जाएगा, है या ना? यस सर। तो मतलब क्या है कि जिधर मास ऐड किया उसकी तरफ मूव करेगा और जिधर से मास रिमूव किया उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, है या ना? बोलो। ठीक है, ये हमें एक फिजिकल आइडिया होना चाहिए, बहुत ऑब्वियस सी चीज है ना यार। एक सिस्टम में आपने इधर मास ऐड किया तो उधर चला गया, उधर से मास रिमूव किया तो वापस इधर आ गया, हाँ है ना? यस सर। अब यस सर। मेरे को ये कैलकुलेट करना है कि कैलकुलेट कैसे करें। तो कैलकुलेट करने की ट्रिक देखिए, आप बोल रहे हो मैंने m2 ऐड किया, सॉरी मैंने m2 रिमूव किया, है ना? यस सर। मैं इसको Yes. थोड़ा अलग नजरिए से देखता हूं। क्या नजरिया है मेरा? मैंने बोला यार मैंने m2 को रिमूव नहीं किया, बल्कि इस m2 की लोकेशन पे एक
माइनस m2 Negative ऐड कर sir. दिया, समझ में आया? Yes, sir. क्या ऐड कर दिया? माइनस m2। अब बोलोगे सर माइनस m2 मास नेगेटिव होता है क्या? नहीं होता। तो सर आपने कैसे ऐड कर दिया? अबे मैथ्स है, मैथ्स को थोड़ा ना पता नहीं होता क्या? Yes, sir. ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे माइनस m2 लगा देंगे, ऐड कर देंगे। ये m2 रिमूव करेंगे ही नहीं, इसकी जगह एक और माइनस m2 और रख देंगे, तो प्लस m2 माइनस m2 कुल मिला के 0 हो जाएगा, इफेक्टिवली रिमूव हो जाएगा। आया ना? Yes, sir. समझ में नहीं आया सर। देखो भाई, यहाँ पे लेट से 5 किलोग्राम का मास था जिसको आप रिमूव कर रहे थे। ओके, यस सर। मैं कह रहा हूं मैथमेटिकली स्पीकिंग, फिजिकली तो हो नहीं सकता ऐसा, पर मैथमेटिकली स्पीकिंग रिमूविंग दिस 5 kg mass from here is same as keeping an additional minus 5 kg mass here. Yes or no? यस सर। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 5 kg के ऊपर एक और माइनस 5 kg रख दूं तो यहाँ का टोटल मास बताइए कितना है? 0 और अगर मैं इस मास को रिमूव कर दूं तो यहाँ का टोटल मास कितना है? सर। 0। आया ना? यस सर, यस सर। तो मैथमेटिकली स्पीकिंग दोनों बराबर है, और मेरे को Yes, sir. मास ऐड करना आता है, इसलिए मैं मास रिमूव करने का नया फॉर्मूला क्यों सीखूं? मैं मास ऐड ही करूंगा। क्या लिखूंगा? RCM वेक्टर इज इक्वल टू m1 r1 वेक्टर प्लस माइनस m2 r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस माइनस m2। कोई दिक्कत? No, sir. कोई दिक्कत? आसान है कि डिफिकल्ट है? बहुत आसान। इजी है। कॉपी कर लो। सर ये डॉट 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 सब एक ही बॉडी का पार्टिकल्स है। बेटा यहाँ ये वाले डॉट डॉट पार्टिकल्स है, ये मैं सिर्फ उसका रिप्रेजेंट करने के लिए बना रहा हूँ, उसका कलेक्शन दिखाने के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, यस सर। यस सर, ओके। हो गया? का यस सर। चलो फिर एक एग्जांपल करेंगे, फिर लास्ट टॉपिक करेंगे। ठीक है, Okay, sir. एग्जांपल क्या है? सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स with total mass 21 kg is 5,6। ठीक है, find the new location of center of mass if a mass of 6 kg is removed from 0,2। ठीक है, क्या है? मेरे पास एक कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स था जिसका टोटल मास कितना था? 21 kg. इसका सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ था r1 वेक्टर। r1 वेक्टर कितना है सर? ये तो 5,6, राइट? या 5 आई का 6 देखो, राइट?
Yes, sir. यस सर और हमने क्या किया, इसके अंदर से ये वाला मास, जिसका मास कितना है 6 kg, कहाँ रखा हुआ है ये 0,2 पर, इसको रिमूव कर दिया। तो इसका मेरे को नया सेंटर ऑफ मास चाहिए। मैं बोला यार 6 kg रिमूव करना अपन को आता ही नहीं, -6 kg ऐड कर देते हैं, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, आर सी एम वेक्टर विल बी इक्वल टू m1 r1 वेक्टर प्लस -m2, m2 कितना है 6 kg, राइट, यस सर r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2, आया ना। Yes, sir. दैट इज इक्वल टू m1 कितना है 21 इंटू r1 वेक्टर बेसिकली 5,6। अब देखो ऐसे लिखना नहीं चाहिए, बट मैं कैलकुलेशन जल्दी करने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। -6 टाइम्स r2 वेक्टर कितना है 0,2 अपॉन 21 प्लस -6 15, राइट। Yes. यस सर 21 इंटू 5 105, कुछ नहीं 105, 21 इंटू 6 126 माइनस 12 114 बाय 15, ये है ना कैलकुलेशन हुई यहाँ पे, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 7,114 बाय 15, ओके। समझ में आई बात। Yes, sir. तो कुछ डिफिकल्ट है क्या इसमें? No, sir. ये रिप्रेजेंटेशन देखो बहुत परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बट आई कैप जे कैप लिखने में बहुत टाइम लगता है। इस तरीके से जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हो, एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव में, है कि नहीं। Yes, sir. अगर स्कूल में करोगे क्या लिखोगे, एक्स सी एम इज इक्वल टू इतना, वाई सी एम इज इक्वल टू इतना, दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करोगे। ऑब्जेक्टिव में आप इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हो, अगर आपको अपनी कैलकुलेशन में भरोसा है कि कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करोगे, ठीक है। समझ में आया सबको कि नहीं समझ में आया? Yes, sir. समझ में आ यस सर समझ गए ठीक है। सर सब्जेक्टिव में कैसे बोले? सब्जेक्टिव में लिखोगे एक्स सी एम इज इक्वल टू इतना, वाई सी एम इज इक्वल टू, दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करोगे, ओके, ठीक है। Okay, sir. हाँ सर। चलो अच्छा, एक चीज और समझ में आई, एक्चुअल में मास से मतलब नहीं, मास के रेशियो से मतलब। ये चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यहीं पे नहीं, आपको शायद यहाँ समझ में नहीं आया हो, तो इससे पहले समझ में आया होगा। एक्चुअली देखिए, मास से मतलब नहीं था, मास डेंसिटी से काम हो जा रहा है, मतलब सारे के सारे डीएम का अगर रेशियो भी पता है मास का, तो काम हो जा रहा है, आया ना, आया ना, बोलो। Yes, sir. यहाँ पता है कि सारे के सारे डीएम इक्वल है, उससे आंसर निकल गया L/2। यहाँ पता है कि जैसे जैसे डीएम आगे जा रहे हैं, डीएम का रेशियो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि के जो है, के तो निकल देखो बाहर आके कैंसिल हो जा रहा है, राइट। यस सर तो सिर्फ मास के रेशियो से मतलब है। समझ में आ रहा है बात की नहीं समझ में आ रही बात? इनफैक्ट इसका एग्जांपल सबसे बड़ा यहाँ था, टोटल मास से मतलब नहीं था, क्योंकि मास सबका मास इक्वल था, तो एम कैंसिल ही हो गया, राइट। Yes, sir. एक और एग्जांपल यहाँ है, हमें एरिया का रेशियो पता है, तो मास का भी वही रेशियो होगा। देखिए सिग्मा कैंसिल ही हो जाता है, चल कैंसिल करके दिखाया नहीं मैंने, बट सिग्मा डालोगे तो सिग्मा कैंसिल हो जाएगा। देखो ऊपर भी एक सिग्मा आएगा, नीचे भी एक सिग्मा आएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। Yes, sir. तो बेसिकली मास के रेशियो से हमें मतलब रहता है, राइट, सेंटर ऑफ मास निकालते वक्त, है ना। मतलब मास से रहता है, बट Yes, sir. अल्टीमेटली कैलकुलेशन के बाद क्या होता है, मास का रेशियो अगर मालूम है तब भी हम सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका कोई बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं है, पर कैलकुलेशन को कई बार छोटा करने में आप इस चीज़ का यूज़ कर सकते हो, इस इंफॉर्मेशन का। हमारा अगला और आज का लास्ट टॉपिक है सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद कैविटी। अच्छा बेटा, कुछ लोग पूछ रहे हैं सर कल भी एक्स्ट्रा क्लास है क्या? नहीं, कल एक्स्ट्रा क्लास नहीं है। सेंटर ऑफ मास, हाँ, अगर किसी आप लोगों को डाउट क्लास चाहिए क्या, बता दो मेरे को। यस सर, वो टेस्ट के लिए थोड़ा डिस्कस कर दीजिएगा। आप मेरे को डाउट सिलेक्ट करके भेज दीजिए, टेस्ट के हों चाहे बुक्स के हों, मैं सब डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। सर डाउट्स कैसे भेजे सर, उसमें स्क्रीनशॉट या एनेबल्ड है?
अच्छा आप गौतम दा से बात किए थे तो सर बोले कि वो रिवेल हो ही नहीं सकता है। अच्छा ये क्वेश्चन बहुत छोटा छोटा है उसमें। ठीक है, काम करता हूँ मैं उनसे बोलता हूँ कौन कौन से टेस्ट पेपर का चाहिए। सर NLM। एनएलएम का, ठीक है, मैं उनसे बात करता हूँ, उनसे क्वेश्चन पेपर मंगवा लेता हूँ, ठीक है, मेरे पास है नहीं। चलो फिर, सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद कैविटी, ठीक है। कैविटी का मतलब दांत की कैविटी जैसे होती है ना, उसी तरीके की कैविटी है, अंदर से खोखला है। अब जरूरी नहीं है जो खोखलापन है वो एकदम सिमेट्रिकल हो। दांत में जो कैविटी होती है एकदम सिमेट्रिकल सेंटर में होती है क्या, एकदम दांत के शेप की। नो सर। ठीक है। तो अगर हमारे पास हमारा जो मास है उसके अंदर कोई कैविटी है, तो हम उस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालें। तो सीधे इसका एग्जांपल देखेंगे। हमारे पास ये एक डिस्क है जिसका रेडियस आपको दे रखा है, जिसका रेडियस आपको दे रखा है r, ठीक है। और इस डिस्क के अंदर से एक और डिस्क काट के निकाल लिया गया, लेकिन जो डिस्क काट के निकाला गया वो आपके ओरिजिनल डिस्क से कंसेंट्रिक नहीं था, यहां से काट के हटा दिया गया। इसका रेडियस कितना है, ऑब्वियसली बताइए कितना होगा इसका रेडियस, r/2 होगा, हाँ या ना। यस सर। यस चलो, तो मास कहाँ पर है यहाँ पे बताइएगा तो। मास सर यहाँ है, यहाँ मास नहीं है, यहाँ से मास हटा दिया, राइट। यस सर। तो ये बन गया मेरा ऑब्जेक्ट विथ कैविटी। मुझे इसका सेंटर मास निकालना है। तो मैं क्या बोलूंगा, सबसे पहले तो देखो यार, इस बड़े वाले ऑब्जेक्ट का अगर ये डिस्क होता तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता, यहाँ पे, है ना। यस Yes. और ये जो डिस्क रिमूव किया गया इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है। यस तो मतलब हमने इसके राइट सेंटर मास, राइट से मास को हटा दिया तो सेंटर मास वाला लेफ्ट में चला जाएगा, यस और नो, यस यस सर। है ना। यही आएगा ना सेंटर मास। वैसे भी देख सकते हो, अगर आप सिर्फ येलो वालों को देखोगे तो खुद ही बोलोगे हाँ सर थोड़ा सा मास उधर आएगा, सेंटर मास, राइट। यस यस सर। चलो, तो खैर मेरे को इससे मतलब नहीं था, ये सिर्फ आपको एक फील देने की बात थी। मैं सेंटर मास निकालने के लिए क्या करूंगा, मैं इधर इस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस ले लूंगा और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को वाई एक्सिस ले लूंगा। तो मेरा जो भी सेंटर मास आएगा एक्स एक्सिस पे ही आएगा, वाई पे तो नहीं आएगा। नो सर बाय सिमेट्री, यस और नो, है ना। यस यस सर। अब देखो, मैंने बोला कि अगर कंप्लीट डिस्क होता, देखो ये शेप जो है इसका सेंटर मास हमें नहीं पता, हमें कंप्लीट डिस्क का सेंटर ऑफ मास पता है, हमें रिमूव डिस्क का सेंटर ऑफ मास पता है, हमें उन दोनों का यूज करके इस नए शेप का सेंटर ऑफ मास निकालना है, राइट। तो कंप्लीट डिस्क का मास मैंने बोला m1, वो कितना होता है, सिग्मा इंटू पाई r², राइट। यस और जो रिमूव्ड डिस्क है इसका मास m2 कितना होगा, सिग्मा इंटू पाई r/2 का होल स्क्वायर, है ना, राइट। यस सर। यस अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि बेटा मास का रेशियो पता हो तो ज्यादा अच्छा होता है, तो मैंने बोला ये आपका 4m2 है कि नहीं है। यस ठीक है, चलो। तो अब मैं क्या बोलूंगा, मेरे सिस्टम का एक्स cm क्या हो जाएगा, इस कंप्लीट डिस्क का जो कैविटी हटाने से पहले जो था मास m1 इंटू x1, राइट, प्लस माइनस m2 इंटू x2 अपॉन m1 प्लस m2, हाँ या ना, m1 प्लस माइनस m2, राइट, क्योंकि रिमूव किया ना। यस सर। समझ में आया कि नहीं आया। यस दैट इज इक्वल टू, अब देखो क्योंकि मैं ऑलरेडी रेशियो जानता हूं, मैं m1 की जगह 4m2 डाल दूंगा, मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। x1 तो जीरो ही है, यस 0 माइनस m2 इंटू x2 कितना है, r/2 है। इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर है, यही है ना, r/2 डिस्टेंस पर, यस यस सर। अपॉन m1 कितना, 4m2 माइनस m2,
दैट इज इक्वल टू -r/6 आंसर। थोड़ा सा कैलकुलेशन कम हुआ ना, क्योंकि हम ऑलरेडी ये रेशियो निकाल चुके थे। Yes. नहीं तो यहाँ पर इतने गंदे गंदे नंबर लिखने में ज्यादा खराब लगता कि नहीं लगता। Yes. तो yes sir. बेसिकली ये कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं है, बस मैथमेटिकली आप अगर आप देखो तो मास के रेशियो पे सेंटर मास डिपेंड करता है, एक्चुअल मास पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, अब देखो क्वेश्चंस इसमें डिफिकल्ट बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। इसको थोड़ा डिफिकल्ट, मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो बनेगा नहीं। क्या करेगा, इसको डिस्क की जगह स्फीयर बना देगा, इसका रेडियस r/2 करने की जगह a कर देगा, आया ना। Yes, sir. और क्या कर सकता है, या स्फीयर बना देगा, अंदर से क्यूब काट देगा, राइट। Yes. तो ये सब जुगाड़ तो कर ही सकता है ना कोई भी। बट अगर आप कॉन्सेप्ट को ध्यान रखोगे कि ये वाला कॉन्सेप्ट, अच्छा, और ये वाला कॉन्सेप्ट सेम है, सबट्रैक्शन वाला, तो कोई दिक्कत होगी क्या? No, sir. ये वाला क्वेश्चन और ये वाले क्वेश्चन में कोई फर्क है? No sir. फिर भी स्टूडेंट्स को ये वाला आसान लगता है और ये वाला डिफिकल्ट लगता है, कोई लॉजिक है इसके पीछे? सिर्फ इसमें रेशियो निकल गया तो हो गया आंसर। रेशियो नहीं भी निकालते, मान लो ये रेशियो नहीं निकालते थे, ये वैल्यू डाल देते m1 की जगह, ये वैल्यू डाल देते m2 की जगह, हो जाता काम। सर तब कैलकुलेट करना पड़ता एक स्टेप। एक स्टेप एक्स्ट्रा लगती है, मैं तो थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन बचा रहा हूँ, बट पॉइंट एक कॉन्सेप्चुअली कोई फर्क है क्या इसमें और पिछले वाले क्वेश्चन में? No, sir. नहीं ना। नो सर। तो बस इतना ही है सेंटर ऑफ मास निकालने वाले पोर्शन में। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास से सेंटर ऑफ मास के मोशन की स्टडी करेंगे, सेंटर ऑफ मास पे मतलब जब फोर्स लगेगा किसी ऑब्जेक्ट पे तो सेंटर ऑफ मास कैसे बिहेव करेगा, इसकी स्टडी करेंगे। मोमेंटम और सेंटर ऑफ मास के बीच में क्या रिलेशन है, इसकी स्टडी करेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या सेंटर ऑफ मास पे डिपेंड करता है कि नहीं करता, इस पे डिपेंड करेंगे, इसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, समझ में आई बात? Yes, sir. और भी हम कुछ ऐसे चीजें पढ़ेंगे क्योंकि मोमेंटम पे भी जाएंगे, हम इम्पल्स भी पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, और उसके बाद हम लोग कोलिजन भी पढ़ेंगे। ठीक है, Okay, sir. तो ये सारे के सारे क्वेश्चन इसी चैप्टर में होने हैं। वेरिएबल मास भी होगा, रॉकेट कैसे चलता है ये भी होगा। ठीक है, ये न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में तो बोल के दिया था कि 80 kg मीटर पर सेकंड से कम होते जा रहा है मैथ, फिर क्या होगा? ठीक है, स्कूल में हो गया है ना चैप्टर, नहीं हुआ अभी तक? Yes, sir. तो फिर मैं थोड़ा बहुत तो पूछूंगा ही जो आपके सिलेबस पे आगे का, जो मैंने पढ़ाया हुआ उससे आगे का।